किसके हाथ आएगी सुजानगढ़ की चाबी? इस समय सुजानगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद है। इस पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि वोटिंग जो है लगातार जारी है। 3 का तिलिस्म तोड़ेगा कौन? उपचुनाव में वोटिंग की पल पल की अपडेट देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर लगातार। तो उपचुनाव में राजसमंद और सहाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी वोट डाला। राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने अपना वोट डाला और सहाड़ा से कांग्रेस की प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी वोट डालने के लिए पहुंची। दोनों प्रत्याशियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी तनसुख बोहरा राजसमंद से हैं और सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी वोट डालने के लिए पहुंचे। तीनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन आरएलपी के प्रत्याशी भी दोनों के चुनावी गणित को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 5 तस्वीरें गाइडलाइंस का पालन कैसे हो रहा है वो बता रही हैं। मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फेस शील्ड भी लोगों ने लगा रखे हैं, 2 गज की दूरी का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और वोटर्स को ग्लव्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद ही वो वोट कास्ट कर पा रहे हैं। वहीं वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिला। युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग वोटर्स हो, सुबह से ही बूथ पर पहुंच रहे हैं। उनका उत्साह देखने को मिला जबरदस्त। तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवा वोटर्स, महिला वोटर्स, बुजुर्ग वोटर्स, दिव्यांग वोटर्स सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया जो है, वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 3 विधानसभा सीट जहां उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। वोटरों में उत्साह देखने को भी मिल रहा है क्योंकि तैयारियां इस बार बहुत ही पुख्ता की गई हैं। तो 3 का तिलिस्म और इसे भेदने की कोशिश 3 पार्टियां कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि मुख्य मुकाबला जो है वो तीनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इनका सियासी गणित क्या आरएलपी बिगाड़ेगी यह देखना अहम होगा। तो चलिए इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं उनका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महिपाल महला जी, आरएलपी नेता हैं, अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंकज मीणा जी बीजेपी नेता हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जो वोट परसेंटेज आए हैं 10 बजे तक 15% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। यह बता रहा है कि भले ही कोरोना का काल हो लेकिन वोटरों में उत्साह दिख रहा है क्योंकि तैयारियां जो है वो लग रहा है कि पूरी तरीके से पुख्ता की गई हैं तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए। जी अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना का संक्रमण जिस तेज गति से फैला है उसके बाद भी बावजूद इस तरह का जो वोटिंग परसेंटेज है वो उत्साहजनक है। लेकिन इसमें एक बात ये भी जोड़ने वाली है कि अभी गर्मी का मौसम है और जो लोग हैं वो सुबह जब गर्मी कम होती है उस समय ज़्यादा मतदान के लिए निकलते हैं। देख लेते हैं कि दिन में बहुत धूप होती है, तो जितना जल्दी हो अपना वोट डाल दें। तो इस वजह से मॉर्निंग आवर्स में जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो दोपहर का समय आएगा तो वोटिंग थोड़ा स्लो होगी। उसके बाद जैसे जैसे गर्मी कम होगी शाम के समय में वोटिंग परसेंटेज वापस से बढ़ेगा। अवधेश जी, लेकिन एक ये चुनौती भी तो थी क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो मामले बढ़े हैं, अभी देखिए एक बड़ी खबर ये भी आई कि एक मतदान कर्मी जो है वही पॉजिटिव निकल गया। तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी
कि तैयारियां इस तरीके की हों कि संक्रमण न फैले? बिल्कुल अभिषेक जी, तैयारी हों, लेकिन जो जैसा मुझे आपके जरिए जानकारी मिली कि सुजानगढ़ के एक बूथ पर जो एक मतदान कर्मी है वही पॉजिटिव निकला है। लेकिन चुनाव आयोग को कम से कम जो जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी है, जिन कर्मचारियों की, उनका कोरोना टेस्ट तो पहले ही करा लेना चाहिए था। उनकी रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए थी पहले ही। हो सकता है इनका सैंपल पहले कलेक्ट कर लिया और रिपोर्ट आ जाई हो, तो इनकी मेरे हिसाब से कल तक इनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। ऐसा कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी में है वो कम से कम बूथ पर नहीं रहे जो पॉजिटिव हो। अब आज वो निकल के आ गया है, वहाँ पर वो किस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे? क्या उनके जो साथ रहे हैं उनको सबको आइसोलेशन में भेजेंगे? कोई यदि मतदाता उसके संपर्क में आ गया है तो उसका क्या करेंगे? ये सब देखने की बात है। तो बाकी जो तैयारियां हैं, जैसा विजुअल्स में आपने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, वो पर्याप्त लग रही हैं, पुख्ता लग रही हैं। इतने बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के बावजूद भी जो लोग हैं वो इतनी बड़ी संख्या में यदि वोट डालने के लिए आगे आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने पर्याप्त प्रबंध किए हैं और लोग बिना किसी डर के मतदान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। महिपाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे अब जरा समझना चाहूंगा। देखिए, कहा यह जा रहा है कि सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है तीनों ही सीटों पर। तीनों ही सीट जो हैं वो प्रतिष्ठा का विषय हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। आरएलपी खुद को कहां पा रही है इन सब के बीच? अभिषेक जी, ये एक पॉलिटिकली स्ट्रेटेलॉजी है कि हम टक्कर में किसी को ना बताएं तो चर्चा का विषय नहीं होता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के नेता जब भी बाहर ऑफ कैमरा बैठते हैं तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बिल्कुल ट्रायंगल चुनाव बना रखा है, और जब ऑन कैमरा होते हैं तो ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की कांग्रेस फाइट में है, कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी फाइट में। ये एक पॉलिटिकली स्ट्रेटेलॉजी के तहत ये माहौल खड़ा किया गया है, जबकि धरातल की बात ये कि साहड़ा और सुजानगढ़ का जो चुनाव है वो दोनों जगह त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजसमंद में भी मजबूत चुनाव लड़ रही है, पर दोनों जगह तो बहुत ही बिल्कुल फाइट का चुनाव है। अब ये कहने वाले कौन लोग हैं, किस तरह के माहौल एक बनाया जाता है, ये आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं। चुनाव का एक ये पार्ट है कि इस तरह का माहौल आप क्रिएट करो कि जो पार्टी आपको इसको मैं तो अच्छे तरीके से नहीं समझ रहा, लेकिन आप जरा इसको अच्छे तरीके से महिपाल जी अगर समझा दे कि कौन लोग हैं जो ये ऐसा माहौल बनाते हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को प्रूव करने के लिए कांग्रेस को टक्कर में बताएंगे और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। आम जो जनता है, जो गांव में, देहात में, ढाणी में, शहर में, मोहल्लों में बैठी हुई है, वो जो आज वोट करने के लिए जा रही है, असली तो अब 2 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता लगेगा। पर मेरी आप एक बात तय मान के चलना कि सुजानगढ़ और साहड़ा का जो चुनाव है, अब तो मतदान हो रहा है, अब तो कोई चुनावी माहौल भी नहीं बन पा रहा, पर साहड़ा और राजसमंद का चुनाव ट्रायंगल चुनाव होने जा रहा है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर कहां नजर आती है मुझे तो पता नहीं है। जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया, सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जब टिकटों का वितरण किया, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किए, तब किए तो वोट कटाओ पार्टी, आज वही वोट कटाओ पार्टी इनके बराबर में ताल ठोक के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में अपने आप को स्थापित करके ले गई है, और नतीजे भी आश्चर्यजनक आ सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ राजसमंद में, देखिए 2018 इलेक्शन में मैं आपको बताऊं, मात्र कुछ सैकड़ों वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले थे। सुजानगढ़ और साहड़ा में तो हमने चुनाव ही नहीं लड़ा था। आज ऐसी स्थिति है कि वही पार्टी जिसको कुछ सैकड़ों वोट मिले थे वो लाखों वोटों के कगार पे जाके खड़ी हो रही है, तो ये बहुत मजबूत स्थिति है। ठीक है पंकज जी, क्या ये जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया जाता है? इसका जवाब मैं आपसे ले रहा हूं। हमारे साथ आरसी चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत आपका भी आरसी चौधरी जी, न्यूज 18 राजस्थान पर। अब पंकज जी, क्या यह जानबूझ करके माहौल बनाया जाता है? महिपाल जी जो कह रहे हैं कि जानबूझ करके एक माहौल बनाया जाता है ताकि कोई दूसरी तीसरी पार्टी दिखे ही ना। तो वास्तविकता में राजस्थान की राजनीतिक हम तासीर को पहचानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कई बार दो पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी ने आने के प्रयास किए, हाथ पैर भी मारे, कुछ ने थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल की, परंतु राजस्थान की जनता, राजस्थान का वोटर 2 पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट कर चुका है और कई पार्टियां आई और गई, पता नहीं चला कब क्या हुआ उनका, और अल्टीमेटली राजस्थान की जनता केवल बीजेपी और कांग्रेस में विश्वास करती है। उपचुनाव जो अभी हो रहे हैं राजस्थान के,
जैसा कि महिपाल मेहरा साहब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि राजसमंद में तो इनकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति भी नहीं है। और जब पार्टी के प्रवक्ता अपने आप को 3 में से केवल 2 ही सीट पर लड़ना मान रहे हैं और बाकी 2 सीटों पर भी यह है कि केवल और केवल इन्होंने अपनी वहां प्रेजेंस शो की है, इससे ज्यादा कुछ भी ये वहां हासिल नहीं कर पाएंगे। मुख्य मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही है, पर उसके बावजूद भी मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। आधार क्या है पंकज जी इसका? देखिए, आधार दोनों बातें हैं। 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हम एक पूरे राजस्थान का अगर देखें तो केवल 1.5% में मत के अंतर से ही सरकार बनाने से चूक गए थे। और 2018 से ही राजस्थान की जनता ने ये गलती महसूस करी कि नहीं, जो 2013 से 2018 का माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व की जो सरकार थी उसने बहुत अच्छे काम किए, और ये छोटे से मत के कारण से जो हमको सरकार से दूर रखा गया उसकी गलती राजस्थान की जनता ने भी स्वीकार की। और कैसे? यही तो मैं ये आधार पूछ रहा हूं, कैसे जो कुशासन है ये आधार कैसे? क्योंकि पंचायत चुनाव आप उठा करके देख लें, निगम चुनाव आप उठा करके देख लें, झटका तो झटका आपको कंटिन्यू लगता रहा है। देखिए, राजस्थान का जो अगर हम देखें मतदाताओं का नगर निकाय चुनाव में हमने बहुत अच्छे कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से उसको सब जगह उनके गढ़ के अंदर हराया। जहां जहां ये पहले मजबूत हुआ करती थी, हमेशा से ये सरकार में मजबूती से रहा करती थी, वहां नगर निकाय चुनाव के अंदर ये हारी थी कांग्रेस सरकार। और जहां आप मजबूत थे वहां कांग्रेस घुस गई। जो वोटर है बहुत मेच्योर, जहां आप मजबूत थे नगर निगम में वहां कांग्रेस घुस गई। नहीं, देखिए नगर निकाय चुनाव पंचायती राज जो चुनाव होते हैं उसमें मतदाता का जो रुख होता है वो सरकार के हमेशा पक्ष में होता है, और वो इसलिए होता है कि पंचायत के अंदर नगर निकाय के बॉडी के अंदर चूंकि राज्य सरकार पैसा देती है, फंडिंग करती है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा हो तो राजसमंद के चुनाव प्रचार में तो गहलोत साहब ने सीधा सीधा मतदाताओं को कहा था कि भाई हम पैसे आपको तभी दे पाएंगे जब आप हमको विधानसभा में जिताओगे। ये सीधा सीधा मतदाताओं को धमकी थी वो, और वोटर को प्रभावित करने के तरीके थे। तो वास्तविकता में यही होता है, नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के अंदर सीधा सीधा फंडिंग राज्य सरकार से होती है। चलिए ठीक है पंकज जी, एग्जैक्ट आधार क्या था कि 3 के 3 सीट जीतने का आप दावा कर रहे हैं, वो तो आप क्लियर जवाब नहीं दे पाए, लेकिन ठीक है। अब आरसी चौधरी जी देखिए, एक आरोप तो लगाया कि वोटर्स को एक तरीके से धमकाने की कोशिश और वगैरह वगैरह, चलिए वो ठीक है। लेकिन आरसी चौधरी जी 3 के 3 का दावा है बीजेपी का, आरएलपी का दावा यह है कि 2 पे तो हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस कहां पा रही है अब खुद को? क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये 3 सीटों के जो परिणाम हैं वो एक तरीके से 2.5 साल के कार्यकाल का रेफरेंडम होगा। अभिषेक जी, आपके चैनल पे 3 दलों के ही लोग प्रतिनिधि के तौर पे हैं, वहाँ पे अगर दूसरे लोगों के दलों के प्रतिनिधियों को भी अगर आप यहाँ पे स्थान देते तो आप पता चलता कि वो भी कहीं ना कहीं टक्कर के अंदर और अपने आप की विजय को बताते हैं। आज 27 जो लोग हैं वो जनता की अदालत के अंदर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं तीनों ही विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जो वक्तव्य है वो बड़ा हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संचालन समिति रखी 16 लोगों की, वो स्वयं अपने आप से लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो नेता इस चीज में लगे हैं कि मैं इस सीट को जीताऊं तो मेरी जीत हो, या फिर मैं हराऊं तो मेरी जीत हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र इस प्रदेश की जनता ने देख लिया। जो सदैव रीति और नीति की बात करती थी, आज वो बुआ की जगह भतीजे से काम चला रही है। इस पार्टी की जो नेता रही, राजस्थान के अंदर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो माननीय वसुंधरा राजे जी ने बनाई, आज वो कहीं नजर नहीं आई। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार इतना हो गया कि उनको हटा दीजिए, उनकी भतीजे से काम चला लेंगे। लेकिन मैं उन पर कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। राजस्थान की जनता जानती है कि लोकतंत्र के हत्यारा कौन सा दल है, किन किन राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 4-5 महीने पहले तो यह स्थिति आपकी पार्टी में भी थी। 4-5 महीने पहले तो यही स्थिति आपकी पार्टी में भी थी। अभिषेक जी, 4-5 महीने पहले आप जिस पार्टी को जो जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम जो बातें कर रहे हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, 2018 का जो विधानसभा चुनाव था राजस्थान का, उस दौरान यहाँ पे सबसे पूरे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो राजस्थान आए और उन्होंने कहा कि ये अंगद का पांव है, कोई नहीं हटा पाएंगे। उन्होंने राजस्थान की जनता को ललकार दी थी कि हम तो बहुमत में आ ही रहे हैं, हमारी सरकार बन ही रही है, इसलिए आप हमारे प्रत्याशियों को वोट दें। ये राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, ये शौर्य का प्रतीक है।
ये स्वाभिमान की जनता है। उन्होंने उस अंगद के पांव को उखाड़ के फेंक दिया जो आज तक राजस्थान की तरफ उन्होंने मुख अपना रुख नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चित्त है वो विचलित है, इसलिए वो वक्तव्य दे रहे। राजस्थान के शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप के लिए पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने क्या कहा, साला डूंगरी डूंगरी घूमता रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो अंदर के जो भाव हैं वो अपने अल्फाजों के द्वारा उनके बाहर आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीनों ही सीटों पे करारी शिकस्त मिलेगी। और रही बात आरएलपी की, आरएलपी की वजह से ही तो इन्होंने 25 लोकसभा सीटों के अंदर राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत लेके गए थे। ये तो उन्हीं का ही घटक दल था, उन्हीं के साथ में था। आज ये करें कि राजस्थान में आरएलपी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्यों आपने लोकसभा के अंदर उनके साथ में गठबंधन किया था, और गठबंधन किया तो आज वही घटक दल आपका छूट के आपके मुद्दों के आधार पर आपसे अलग है, इसलिए वो चुनौती किसको देगा, ये आप स्वयं अभिषेक जी बता दें। पंकज जी, पंकज जी इसका जवाब मैं आप ही से चाहूंगा। अभिषेक जी सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभिषेक जी सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगातार नॉन स्टॉप 1.5 मिनट अपनी बात रखी, परंतु कहीं भी अपने 2.5 साल की एक उपलब्धि इन्होंने बताने का कष्ट नहीं किया कि साहब 2.5 साल के अंदर हमने ये एक राजस्थान की जनता के लिए भला कर दिया जिसके नाम पे हम वोट मांगने जाएंगे। आप कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ डिस्प्यूट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो 6 महीने पहले 8 महीने पहले बात आई थी कि नाकारा, निकम्मा और कामचोर, वो क्या क्या बात कही थी आपके माननीय मुख्यमंत्री ने, वो बात भूल गए? और वही नाकारा निकम्मा आज आपको अच्छा कैसे लगने लगा कि आप उसको चुनाव प्रचार के अंदर सब जगह भेज रहे हैं? वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के अंदर खाने में इस कदर फूट है कि जिसके कारण से ये दूसरे के ऊपर अपनी ढोलना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी के अंदर कुछ नहीं है पंकज जी? 2.5 साल के अंदर आपने राजस्थान की जनता के लिए, बीजेपी के अंदर कुछ नहीं है पंकज जी? पंकज जी, ये राजस्थान की जनता जानती है। 30 करोड़ रुपए आप एक विधायक को दे रहे थे, ये लोग जान रहे हैं, वो उस पैसे का हिसाब मांग रहे हैं आपसे। वो जानते हैं एक विधायक अगर हमने बनाया तो वो 30 करोड़ रुपए का होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 30 करोड़ रुपए की कीमत लगाई है, इसलिए वो आपके बहकाव में, आपके प्रलोभनों में आने वाली नहीं है, वो बिकाऊ नहीं है आपकी तरह जनता। नहीं तो जनता पार्टी आरसी चौधरी जी, तो उस पर कार्रवाई क्या हुई? अभी तक कार्रवाई क्या हुई? आज राजस्थान की जनता को खरीदने का प्रयास करते हैं। नहीं, ठीक है आरसी चौधरी जी, उस पर कार्रवाई क्या हुई? अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? ठीक है, ठीक है। अब पंकज जी, क्या बीजेपी में वो स्थिति नहीं है? जनता की अदालत में पहली बार जाना हुआ भारतीय जनता पार्टी में, जनता की अदालत है वो कार्रवाई कर देगी और इनका अच्छा, मतलब ये कार्रवाई जनता की अदालत में होगा। चलिए ठीक है। अब अवधेश जी, अब मैं एक चीज आप, ये तो जनता की अदालत है, जनता ही तो करेगी ना। हाँ ठीक है आरसी चौधरी, नहीं अगर 30 करोड़ ऑफर किया जा रहा है, ये सारी चीज, चलिए ठीक है। अब एक चीज अवधेश जी, ये जो तीनों विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, ये क्या 2.5 साल के रेफरेंडम के तौर पे देखे जा सकते हैं? हालांकि बात यह भी है कि इससे ना ही सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ताकत झोंकी है दोनों ही पार्टियों ने, क्या रेफरेंडम के तौर पर हम इसे देख सकते हैं? देखिए, रेफरेंडम तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का जो कामकाज है उसका एक आकलन तो इससे मोटा मोटा मिलता ही है। देखिए, इसमें किस तरह के चुनाव परिणाम रहते हैं, इससे जैसा आपने कहा कि इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आगे की राजनीति है, आगे 2.5 साल की, वो इन 3 चुनाव के परिणाम से काफ़ी हद तक डिसाइड होगी। यदि नतीजा रहता है 2-1, यानी 2 कांग्रेस जीतती है, 1 बीजेपी जीतती है, तो भी ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि 2.5 साल आप सरकार चला चुके हैं। बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि सरकार का परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। बीच में आपने देखा कि किस तरह का घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की, इनके बड़ी संख्या में विधायक बाहर चले गए, बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। तो यदि वही स्कोर रहता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। यदि इसमें बदलाव होता है, मान लीजिए 2 बीजेपी जीत जाती है, 3 बीजेपी जीत जाती है, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी। और स्पेशली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतीश पूनिया, उनके लिए बड़ी जीत होगी। उनका कद अचानक से राजस्थान की राजनीति में बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता संघर्ष अभी से वहाँ पर चल रहा है कि 2.5 साल बाद कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाता है, कांग्रेस जो है वो 2-1 से बढ़ के 3-0 हो जाती है, तो फिर सतीश पूनिया के लिए स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण आगे आने वाले समय में होने वाली है।
तो यानी कि ये जो तीनों के परिणाम है, मेरे से आपका कोई सवाल नहीं हो तो नहीं, एक चीज इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, एक बड़ी बात ये भी कोई सवाल नहीं हो तो मैं सतीश पूनिया के लिए भी क्या ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पंचायत चुनाव रहे हों या नगर पालिका के और नगर निगम के चुनाव रहे हों, भले ही बीजेपी दावा कर रही हो, सतीश पूनिया खुद बोल रहे हों, लेकिन स्थिति हमने देखी है कि वहां कैसे झटका लगा है बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए जो हालांकि राजस्थानी नहीं, ज़्यादातर स्टेट में ट्रेंड होता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें जो रूलिंग पार्टी है वो जीतती है, लेकिन पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, तो ज़्यादातर जगह जो उपचुनाव हुए थे, पहले 4 विधानसभा के, फिर बाद में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के, उनमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी बीजेपी जो दावा करती है कि वो सरकार बहुत लोकप्रिय थी, उसके बावजूद भी उपचुनाव में हार गए थे। अब बीजेपी दावा कर रही है कि ये जो सरकार है, 2.5 साल का कार्यकाल है, वो बहुत ही बेकार रहा है सरकार का परफॉर्मेंस। तो यदि इस स्थिति में आप जीत नहीं पाते हैं तो आप किस मुंह से आगे पार्टी का जो कि सेंट्रल लीडरशिप है उसको कह पाएंगे कि हम विपक्ष की भूमिका में खरे उतरे हैं। तो कुल मिला के जो जिम्मेदारी बनेगी, जो जवाबदेही बनेगी, वो सतीश पूनिया की बनेगी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और तीनों सीटों पर, चाहे वो उम्मीदवार चयन की बात हो, चाहे चुनाव की रणनीति बनाने की बात हो, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, पूरी की पूरी जो कमान है वो सतीश पूनिया के हाथ में ही थी। जी बिल्कुल। अब महिपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वो बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। अभिषेक जी, मेरा तो सीधा सा एक सवाल है आपके माध्यम से पंकज जी से। पंकज जी बड़े ज्ञानी प्रवक्ता हैं, पर मैं पंकज जी को पूछना चाहता हूं कि आप जयपुर छोड़ के क्या कभी तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में गए हैं? जिनको ये पता नहीं है कि सुजानगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने नगर पालिकाएं हैं, कितने वार्ड हैं, जिनको साहड़ा का ज्ञान नहीं, जिनको सुजानगढ़ का ज्ञान नहीं, वो यहां बैठ के और ये एनालिसिस कर रहे हैं कि वहां की जनता का मूड क्या है। आप कभी गए हैं? आप नहीं गए पंकज जी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो लोग वहां धरातल पे काम कर रहे हैं, उन लोगों से एक बार आप डिस्कस तो कर लेते कि वहां की क्या राजनीतिक परिस्थितियां, क्या भौगोलिक परिस्थितियां बन रही है और किस तरह का चुनाव है। जो हमारे बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं और हमें छोटी पार्टी करार दे रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी मजबूरी थी 2019 के इलेक्शन में कि उनको एक छोटे से क्षेत्रीय दल से इतनी बड़ी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसको गठबंधन करना पड़ा था। इसलिए कमजोर ना आके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 100% हम मजबूत टक्कर देने वाले हैं। और आपकी जो अभी मैं कोई कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस के भी हालात वही हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 नहीं 4 पार्टियां हैं। कांग्रेस भी 2 धड़ों में चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी 2 धड़ों में चुनाव लड़ रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत से लेकर प्रदेश तक के सारे पदाधिकारी, अच्छा, हमारे पास एमएलए किसी के बनिस्पत कम हो सकते हैं। महिपाल जी, 2019 में, 1 मिनट में मैं मेरी बात पूरी करूं। हाँ, 2019 में गठबंधन करना क्या सिर्फ बीजेपी की मजबूरी थी? आपकी कुछ नहीं, आपकी कोई मजबूरी नहीं थी। अगर मजबूरी नहीं थी तो फिर आप साथ गए क्यों? सर मैं यही कह रहा हूं ना, मैं तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाथ दोनों ने आगे बढ़ाए तभी हाथ मिले थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घर बैठी थी, बीजेपी ने आके गठबंधन कर लिया। हाथ दोनों ने आगे बढ़ाए थे, दोनों की पॉलिटिकली मजबूरी भी हो सकती है, वो सारी चीजें थी, तभी तो गठबंधन हुआ। हम एनडीए अलायंस में भी थे और अलायंस तोड़ा हमने किस बात को लेके, जब हिंदुस्तान के किसानों के साथ तीनों काले कानूनों को लेकर उनके साथ कुठाराघात होगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों पे आई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ। अब जो कह रहे हैं कि राजस्थान का जो ट्रेंड है, पंकज जी सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, उसी राजस्थान की जनता ने 2018 इलेक्शन में 27 एमएलएज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ चुन के भेजे थे, चाहे वो किसी भी दल में हो। उसी जनता ने सहाड़ा में आपके लादूराम पितलिया जो हैं वो 31-32 हजार वोट लेके गए थे। सुजानगढ़ की जनता ने 40,000 वोट संतोष मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रधान बनी बैठी है, उनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ दिए थे। तो जनता तो ऑप्शन तलाशती है। महिपाल जी, क्षेत्रीय दल बनाना। महिपाल जी, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो एक अहम सवाल आपसे लूंगा। जो आपने कहा कि 27 लोगों को चुन करके जनता ने भेजा, वो बीजेपी से या कांग्रेस से नहीं थे, तो ऐसे में आरएलपी कहां स्टैंड कर रही थी उस समय, यह भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार। न्यूज़ और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए। विधानसभा क्षेत्र का गुरुला का आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक संख्या 227 और 28। राजसमंद की पसंद कौन? इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिले के गांधी सेवा सदन स्कूल में बने हुए बूथ नंबर 103 और 103A। किसके हाथ आएगी सुजानगढ़ की चाबी? इस समय सुजानगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद है। इस पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि वोटिंग जो है लगातार जारी है। 3 का तिलिस्म तोड़ेगा कौन? उपचुनाव में वोटिंग की पल पल की अपडेट देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिन भर लगातार। पहली बार वोट देना बहुत ही वो था, कोरोना था बट फिर भी एक एक्साइटमेंट होता है कि पहली बार वोट दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 3 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है। सहाड़ा, राजसमंद सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसके अलावा सुजानगढ़ 3 विधानसभा सीट। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। महिपाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि लौटूंगा तो आपसे ये सवाल लूंगा और इसका क्विक रिएक्शन चाहूंगा कि दूसरे लोगों को तो चुन लिया लोगों ने, लेकिन आरएलपी को क्यों नहीं? जी नहीं, आरएलपी को चुना है ना, चुना तभी आरएलपी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी है, चुनाव के द्वारा मान्यता प्राप्त दल बना। हो सकता है कि जितने एमएलए चुन के आने चाहिए थे उतने नहीं चुन के आ पाए।
पर लगभग 10 लाख के तकरीबन वोट मिले हैं हमें 2018 इलेक्शन की हम लोग बात करें। 1 महीने से भी कम का टाइम था हमारे पास, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब उदय हुआ था, हमारा उदय होने के 1 महीने के भीतर भीतर तो चुनाव हो गए थे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उपस्थिति तो बहुत मजबूती से दर्ज हुई थी प्रदेश की जनता की अदालत में, और 3 एमएलए भी चुन के आए। उसी का परिणाम था कि मोदी जी और शाह साहब की जोड़ी को जो है राजस्थान में गठबंधन करना पड़ा अपनी 25 की 25 सीटें वापस रिपीट करवाने के लिए। तो जनता ने तो चुना है, और हमको इस घमंड में भी नहीं है कि पहला क्षेत्रीय दल बन गया है, इतने कम समय में हमने जनता का विश्वास जीता है। जितना जीत पाए हैं, जो पौधा हमारा 2018 में लगा था, धीरे धीरे हम उसको सींच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति, चलिए ठीक है, शहर के किसी वार्ड में बैठा हो चाहे गांव की किसी ढाणी में बैठा हो, उसके विश्वास को हम लोग मजबूती से जीतते हुए कैसे सड़क से लेकर विधानसभा और सड़क से लेकर पार्लियामेंट में उसके मुद्दों को लेकर मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करें। ठीक है, लोग हम करने का पंकज जी एक और चीज है, देखिए जोर तो आपने पूरा लगाया, लेकिन जो बात उठी कि हां पार्टी में कुछ अंदर तो चल रहा है, यह सवाल भी इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि जो प्रमुख चेहरा राजस्थान का रहा है बीजेपी का, उसकी दूरी, इवन पोस्टर्स में वो चेहरा नहीं दिखा। वजह क्या थी? पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है पंकज जी से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन अवधेश जी इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा कि क्या वजह रही कि मुख्य चेहरा जो है वो प्रचार से दूर रहा। हालांकि प्रत्याशी भी चाहते थे कि प्रचार वो भी करें, वसुंधरा राजे, मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूंगा वसुंधरा राजे, चेहरा दूर रहा। आखिर क्यों? पार्टी के अंदर कुछ तो है अंतर्कलह जिसे पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसमें इस तरह की जो अंतर्कलह होती है उसको कौन ऑन रिकॉर्ड स्वीकार ये करता चीज है, भी है, लेकिन बिल्कुल। यहाँ तो इतनी ज्यादा अंतर्कलह है कि वो साफ साफ दिखती है। इतने सारे एक्शन रिएक्शन लगातार होते हैं कि वो सबको साफ साफ दिखाई देता है। देखिए जिस तरह से पहले ये सुनने में आया कि जो प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा उसके लिए कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसी कोर कमेटी की जिसमें वसुंधरा राजे को कुछ दिन पहले ही शामिल किया गया है। फिर ऐसा आया कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ही तय करेंगे कि कौन कौन नाम होंगे जो चुनाव लड़ेंगे तीनों सीटों पर। फिर जो अरुण कुमार हैं वो लिस्ट जारी करते हैं, तीनों लोगों को टिकट मिलता है। निश्चित रूप से उसमें से कुछ लोग वसुंधरा राजे की पसंद के भी हैं, लेकिन ये माना जाता है कि पूरी तरह से सतीश पूनिया ने ही तीनों नामों को डिसाइड किया और उन लोगों को टिकट मिला। जब ऐसी स्थिति होगी, लगातार एक दूसरे की तरफ से वार होंगे, पलटवार होंगे दूसरी तरफ से, तो कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर होगा, बड़ा लीडर, वो ये नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति में जब उसको लग रहा है कि जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो इस लड़ाई में धराशायी हो सकता है, तो वो क्यों लड़ाई में उसका सहयोग करेगा। बिल्कुल, देखिए पूरी जो लड़ाई है वो यहाँ पे स्टेट की जो लीडरशिप है बीजेपी की, जो चुनाव होंगे 2.5 साल बाद, वो चुनाव किसके नेतृत्व में हों और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे, इसके लिए कई सारे नेता, देखिए आमतौर पर देखने को मिलता है 1, 2, 3 इस तरह के नेताओं के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ तो पूरी एक लंबी फेहरिस्त है। मैं यदि नाम गिनाने लगूं तो 1 दर्जन नाम आपको गिना सकता हूं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में अभी से, जब 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं तब। बिल्कुल। तो अब ऐसे में एक और सवाल जो है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा अवधेश जी, क्या इसका असर जो है वो इन तीनों चुनाव पर कितना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पड़ेगा। जब स्टेट की इतनी बड़ी लीडर पार्टी की जो 2 बार यहाँ की मुख्यमंत्री रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत से पहली बार राजस्थान में बहुमत में लाने वाली नेता भी वसुंधरा राजे हैं। बिल्कुल, आप कुछ मुद्दों पर उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल फोर्स यहाँ पर है और हर विधानसभा क्षेत्र में उनका नेटवर्क है। देखिए पूरे स्टेट में 2 ही लीडर ऐसे हैं जिनका हर विधानसभा सीट में यदि आप बूथ वाइज तक भी चले जाएं तो वहां तक उनका नेटवर्क है। कांग्रेस में अशोक गहलोत हैं और बीजेपी में वसुंधरा राजे हैं। तो इतना जब नेटवर्क होता है आदमी का, तो चुनाव को वो प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। अब कितना कर पाते हैं ये अलग बात है। बिल्कुल, ये लेकिन अलग बात है और ये 2 मई को चीजें क्लियर मैं आपको जी
एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं आपको इसका। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो तीनों चुनावों के जो पोस्टर जारी की गए उसमें वसुंधरा राजे का कहीं फोटो नहीं था, लेकिन जो राजसमंद से बीजेपी की प्रत्याशी है उन्होंने वहां पर जो होर्डिंग पोस्टर लगाए उनमें वसुंधरा राजे का फोटो था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनके मन में भी ये है कि मैडम यदि चुनाव प्रचार में आ जाती है, उनकी प्रेजेंस कहीं दिख जाती तो हमको इसका फायदा दीप्ति होगा। माहेश्वरी तो खुद चाहती थी कि वो आए, दीप्ति माहेश्वरी तो खुद ये चाहती थी। बहरहाल अब आरसी चौधरी जी देखिए, सामने वाले के घर में आग लगी है ये देख करके हम अपना घर भूल जाते हैं कि पीछे से हमारे घर में भी आग लगी है। वही स्थिति तो कांग्रेस की भी नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे अगर चेहरे को लेकर के, पोस्टर को लेकर के हो तो वो कांग्रेस में भी स्थिति बनती दिखी है। अभिषेक जी, हम तो किसी दूसरे दल पे चर्चा करने के बजाय तो हमारे काम में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप जिस बात का जो जिक्र कर रहे हैं, जिसका आकोदिया साहब ने जो जिक्र किया, जहां पे जो उनका जो कोर ग्रुप था उसके अंदर 16 सदस्य थे, उन तमाम चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सदैव इस बात का प्रयास जरूर किया, चाहे चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और पायलट साहब एक बाइक पे हो, चाहे किसी दूसरी जगह वो एक साथ दिखे हो, चाहे हेलीकॉप्टर में साथ हो, लेकिन उन्होंने बार बार ये प्रयास किया, एक शोर में बोल के पार्टी को विभाजित दिखाने का एक प्रयास किया, लेकिन वो सदैव जहां जहां जब जब जरूरत पड़ी तब पार्टी के साथ में एकदम खड़े वो नजर आए। सचिन पायलट जी ने इस प्रदेश की जनता से जब विपक्ष में वो थे, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए, पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जो घोषणा पत्र तैयार किया था, वो सरकार बनते ही राजस्थान की सरकार ने उस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज तैयार करके और उस पर काम करना शुरू किया। गत हमारी जब दूसरी वर्षगांठ थी तब हमने 52% से ज्यादा जो वादे थे वो पूर्ण कर दिए थे हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज जहां पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश की बात आती है, पायलट साहब, गहलोत साहब और डोटासरा जी तीनों एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जहां जहां पे जरूरत हुई, डोटासरा जी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे तीनों ही चुनाव पे, तीनों ही जगह पे उन्होंने सम्मेलन, रैलियां की और वहां पे लोगों के बीच में गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है। ये तो ठीक है, आरसी चौधरी जी एक मंच पे साथ दिखे, लेकिन देखिए विरोध किस चीज का था, उसी चीज का तो विरोध था, विरोध भी इसी चीज का था, काम को लेकर के। आपने कहा 52% काम भी उसी, विरोध भी उसी चीज को लेकर था। उसके बाद इस दौरान सचिन पायलट भले ही खामोश रहे हों, विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट्स आप देख लें, विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट्स देख लें, मुकेश भाकर के ट्वीट्स देख लें, तो ये चीजें तो लोग देख रहे हैं ना सर। अभिषेक जी, निश्चित महिपाल जी आ रहा हूं आपके पास। पार्टी के अंदर जो नेता चुन के आते हैं, जो विधायक, मैं देखिए विधायक जो बन के आते हैं उन्हें सदन में भी बोलने की इजाजत लेनी पड़ती है। सदन के अंदर कोई भी पार्टी का नेता वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखता है, वो पार्टी से ऊपर उठ के भी उस क्षेत्र की बात को रखने का प्रयास करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायकों को विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है और वो संयुक्त रूप से लिख के पत्र लिखते हैं पार्टी के नेता। आरसी चौधरी जी, मैंने शुरू में ही कहा कि सामने वाले के घर में आग लगी है, ये देख करके हम अपने पीछे के आग को भूल नहीं सकते हैं। मैं सवाल कांग्रेस की पूछ रहा हूं, आप जवाब बीजेपी की दें। आग आपकी नजरों में हो सकती है, ये नजरिया आपका हो सकता है, ये नजरिया आपका हो सकता है, ये न्यूज 18 का हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर किसी की वॉइस को दबा दिया जाए तो उसमें यह कहना चाहिए कि ये लोकतंत्र पे हमला है। मैं कह रहा हूं सदन के अंदर 20 विधायकों को बोलने नहीं दिया जाए, जिस क्षेत्र सर तो इसका जवाब तो बीजेपी देगी ना। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फर्क है। आरसी चौधरी जी, तो इसका जवाब तो बीजेपी देगी ना, वो बीजेपी के अंदर की कला है, वो बीजेपी के अंदर की कला है कि वो अपने विधायकों को नहीं बोलने दे रही है। जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो हमारे नेता हर पटल पे रखते हैं। तो इसमें कौन सवाल तो यह है ना कि बीजेपी अगर अपने विधायकों को नहीं बोलने दे रही है, ये तो बीजेपी के अंदर की कला है, ये तो बीजेपी के अंदर की कला है। अंदर की कला, अरे मैं कह रहा हूं सर, अंदर की कला संभालिए। अगर पार्टी से बाहर ना बोलने दिया जाए, लेकिन जिस विधानसभा में जो आवाज बन के आते हैं, जो लोकतंत्र की आवाज वहां पे होती है, उसको कुचलने का काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है वसुंधरा जी के सामने ना बोले, अमित शाह जी के सामने कोई लोग ना आवाज उठा पाए, लेकिन सदन में बोलने से रोका जाए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ये बीजेपी के एमएलए की सिर्फ मजबूरी नहीं है, ये बीजेपी की फूट की बात नहीं है, लोकतंत्र की हत्या का ये प्रयास है। वहां पे तानाशाही दिखाई जाती है कि जो हम बोलेंगे, जो हम तय करेंगे, वही आवाज उठेगी यहाँ पे। आरसी चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे कांग्रेस के लिए था, आप उसको टाल गए।
मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक चीजें हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। ये सही बात आपने पकड़ी कि हाँ कांग्रेस में लोकतंत्र है। पंकज जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है पंकज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, हमारे सहयोगी आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन महिपाल जी, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। हाँ, अभिषेक जी, अब आवाज आ गई? आ रही है, ठीक है। महिपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले पंकज जी, एक देखिए गंभीर आरोप जो है वो विधानसभा में बोलने को लेकर के उठा दिया आरसी चौधरी जी ने। बहरहाल, लेकिन अब मैं एक चीज आपसे यह समझना चाहूंगा, आरोप बार बार ये बीजेपी पर लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, हर जगह लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। अभिषेक जी, मुझे आज कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय का वक्तव्य सुन के बड़ा अच्छा लगा। एक तो पहली बात तो ये लगी कि आज की तारीख में संपूर्ण कांग्रेस माननीय वसुंधरा राजे जी का मुरीद हो रही है, और माननीय वसुंधरा जी का मुरीद होने के से मैं ये अर्थ निकाल पा रहा हूँ कि 2013 से 18 तो बीजेपी क्यों मुरीद नहीं हो रही है फिर? माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, इसका मतलब ये उस 5 साल के हमारे जो कार्यकलाप थे उसके ऊपर आज मोहर लगा रहे हैं, और इनको लगता है कि वो 5 साल हमारा काम तो अच्छा चला, और इसीलिए आज आरसी चौधरी सहित संपूर्ण कांग्रेस आज वसुंधरा जी को बार बार याद कर रही है। तो कांग्रेस मुरीद हो रही है सर, बीजेपी क्यों मुरीद नहीं हो रही है फिर? विपक्षी दल किसी विपक्षी दल का अपने समानांतर दल की तारीफ करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अप्रिसिएशन के समान है। और जहां तक बात है लोकतंत्र की बात में, तो क्या आरसी चौधरी साहब भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता, मंत्री रहे हुए आदमी, मंत्री जिसको लात मार के आपने निकाल दिया, ऐसे रमेश मीणा जी ने क्या कहा था सदन के अंदर और सदन के बाहर क्या कहा था कि ST/SC के विधायकों को बोलने से रोका जा रहा है। ST/SC के विधायकों को ही केवल, उन्होंने ये नहीं कहा। तो क्या आपका ये दलित विरोधी चेहरा आज ही निकल के सबके सामने आ रहा है? और याद करिए, केवल एक विधायक नहीं बोल रहे, केवल रमेश मीणा नहीं बोल रहे, आपके वेद प्रकाश सोलंकी बोल रहे हैं कि ST/SC के विधायकों को अच्छे पद नहीं दिए जाते। ST/SC को विधायकों को हमेशा निम्न स्तर के पद दिए जाते हैं, निम्न स्तर के मंत्रालय दिए जाते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए साहब, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके कब तक जो वो सत्ता के अंदर बने रहना चाहते हैं? अभी तक पिछले आधा घंटे से अरे पंकज जी, तो मेरा सवाल आपसे यही है ना कि आप भी कब तक कांग्रेस की बुराई करके एक अच्छा काम किया, कब तक कांग्रेस की बुराई करते रहेंगे? गाली देंगे, आप अमित शाह जी को गाली देंगे, आप सतीश पूनिया जी को देंगे, परंतु अपने का कुछ नहीं बता पाया। अगर आप पंकज जी है तो केवल एकमात्र चीज है कि आपने राजस्थान को नाथी का बाड़ा बना रखा है। जब मर्जी आए, जब कभी कर्नाटक से विधायक आ जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश से विधायक आ जाते हैं, कभी असम से विधायक आ जाते हैं, और उनको ले जाके नाथी का बाड़ा के अंदर बंद कर देते हैं। जहां तक बात है विधायकों की खरीद फरोख्त की, आरसी चौधरी साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिकते वही है जो बिकाऊ होते हैं। आपके विधायक बिकाऊ है क्या? आप उसे स्वयं तय करिए। इस प्रकार के आरोप लगा के केवल आप जनता का मनोरंजन कर सकते हैं, जनता के दिलों के अंदर अपनी जगह नहीं बना सकते आप। नहीं पंकज जी, तो आप भी कब तक कांग्रेस को ही गाली देते रहेंगे? अपने काम तो गिना दीजिए। वो भी तो है। 2.5 साल आपने कहा कि कांग्रेस वसुंधरा की मुरीद हो रही है, बीजेपी क्यों नहीं हो रही है? पोस्टर से गायब कर दे रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण पोस्टरों के अंदर माननीय वसुंधरा जी का पूरा उचित सम्मान है। माननीय वसुंधरा जी आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इनके जैसे नहीं है कि जो प्रदेश अध्यक्ष 5 साल तक मेहनत करता है उसको कहे कि नाकारा है, निकम्मा है, कामचोर है, और कहीं 5 साल तक हमने इसको घसीटा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है। आज जब आपको वोट लेने की जरूरत आई, सचिन पायलट जी को आप क्या नाम है हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाते हैं, और एक समय था जब आप कहते हैं ये नाकारा निकम्मा है, इसको हमने घसीटा। ये आपकी परंपरा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी वसुंधरा जी बड़े आराम से आपने ये तो कह दिया कि कांग्रेस जो है वो कब तक बीजेपी को गाली देगी। बीजेपी भी तो वही कर रही है कि सिर्फ आरोप इधर से आरोप उधर से, जवाब कहीं से भी नहीं। बहरहाल ठीक है। अब महिपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप बोल लीजिए महिपाल जी। बनती है
आपके कार्यकलापों को हम इंगित करेंगे। पंकज जी सुनिए ना, पंकज जी, अरे विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी ठीक है पंकज जी, अब सुनिए, नहीं है कि चुपचाप बैठ जाए। और ये जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलती है अशोक जी गहलोत जी को डरना। अरे पंकज जी आप पानी पीने ना, ठीक है पंकज जी, एक मिनट, अब महिपाल जी बोलिए। आपके माध्यम से मैं तो हाँ हमें तो ये ताजुब होता है कि आरसीजी वाली पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या आपस में कभी डिस्कस नहीं करते हैं क्या ये लोग? आरसीजी अभी कह रहे थे कि हमने 52% वादे पूरे कर दिए जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादे किए थे। इन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता मेरे से दूसरे चैनल पे कहते हैं कि हमने 62% कर दिए। एक प्रवक्ता महोदय तो पत्रिका टीवी पे मुझे ये कह रहे थे हमने 76% वादे पूरे कर दिए। हमें समझ नहीं आता कि कौन से प्रवक्ता इनमें सही है, पर एक आम आदमी आंकड़ों के मायाजाल को नहीं समझता है। इनकी पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, इस्माइल के साथ फोटो लिए हुए अशोक गहलोत जी, सबने ये वादे किए थे कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करके हम लोग एक बड़ी दिल्ली की सरकार को मैसेज देने का काम करेंगे। 10 दिन से आज 800 दिन हो गए, कहां आपका कर्ज माफ हुआ? आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कहीं मिलती है? रॉ मटेरियल राजस्थान में है, विंड एनर्जी और आप सोलर एनर्जी से यहाँ बिजली बनती है, कोयला यहाँ सबसे ज्यादा, उसके बाद भी सबसे महंगी बिजली यहाँ मिलती है। पेट्रोल डीजल पे दिल्ली की सरकार तो लगा रही है, राजस्थान की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रही है, जबकि अकेले बाड़मेर से हजारों हजार करोड़ रुपए की रॉयल्टी राजस्थान की सरकार को मिलती है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली सरकार, जो 3,500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, 28 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया, अब तक 1 लाख लोगों को भी आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार 2.5 साल में 50,000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। तो आम आदमी इन चीजों को समझता है। आज गैस पे, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, पर गैस पे कांग्रेस की सरकार यदि सब्सिडी देती तो आज 1000 रुपए के आसपास गैस का सिलेंडर नहीं होता। यदि बिजली में कांग्रेस की सरकार सब्सिडी देती तो हिंदुस्तान के सबसे महंगे बिजली वाले राज्यों में राजस्थान का नाम नहीं आता। नहीं, पूर्ववर्ती महिपाल जी आपने ये तो कह दिया कि अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब एक चीज महिपाल जी आरएलपी भी तो यही है, बस टीवी डिबेट्स पर ही ये बातें कह पाती है, सड़कों पर आरएलपी कभी दिखती नहीं है। कभी हमने ये नहीं देखा है कि हां गैस के दाम बढ़े, आज हम इसका विरोध कर रहे हैं, आज पेट्रोल के दाम बढ़े, हम इसका विरोध कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के नाम पर स्थिति ऐसी लगी कि किसान के समर्थन में अगर नहीं उतरे तो हो सकता है हमारा नुकसान होगा। इस वजह से किसानों के समर्थन में खुद को एनडीए से अलग कर लिया। सर आपका कैमरा कई बार हमें दिखाता नहीं है, आपके कैमरे की गलती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब सड़क पे भी ये विक्टिम कार्ड, ये महिपाल जी ये विक्टिम कार्ड तो मत खेलिए कम से कम। आपका कैमरा कई बार हमें इग्नोर कर देता है। महिपाल जी ये विक्टिम कार्ड तो कम से कम मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड नहीं, ये विक्टिम कार्ड नहीं सर। नहीं ये मतलब सीधा सा आरोप मीडिया पे फेंक दो, बस हम साइड हो लिए। जनता की आवाज जो उठाएगा मीडिया उसके साथ है, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। महिपाल जी आवाज बनने का काम, महिपाल जी जनता की आवाज जो उठाएगा मीडिया उसके साथ है। अवधेश जी एक बहुत साधारण, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एमएलए निभाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैंने पूछा कि किसानों के नाम पे बहुत इजी लगा, साइड हो गए, लेकिन महंगाई किस तरीके से बढ़ रही थी उस समय आपके सांसद महोदय चुप रहे। बहरहाल ठीक है अवधेश जी, आज के डेट में बहुत ही इजी हो गया है कि कुछ भी हो मीडिया पे फेंक दो, हम तो भैया साइड हो गए। देखिए बिल्कुल ये बहुत आसान सा एक आरोप है जो मीडिया के ऊपर लगाया जाता है। देखिए महिपाल जी अभी कह रहे थे कि हम करते तो बहुत हैं लेकिन मीडिया हमको दिखाता नहीं है। 45 मिनट से तो मेरे सामने ही अभी यहाँ पे मेरे साथ ही बैठे हुए हैं ना डिबेट में। किस डिबेट में बैठे हुए हैं? 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी डिबेट में। इन 3 सीटों पर 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जहाँ पर हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन के चुनाव में इन 3 सीटों पर 2 पर प्रत्याशी नहीं थे, 1 सीट पर यदि मैं गलत नहीं है तो 729 के करीब वोट मिले थे। तो आपका जो 2.5 साल पहले का रिकॉर्ड था इन 3 सीटों पर, वो इस तरह का था। वहां पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया आपको बराबर कवरेज दे रहा है। डिबेट में आप बैठे हुए हैं इतनी देर से, उसके बावजूद भी यदि आप आरोप लगाते हैं,
तो मेरे हिसाब से हम 2018 में नहीं 2021 में बैठे हैं सर। हम 2018 में नहीं 21 में बैठे हैं। नहीं, 18 के चुनाव में भी आपको सर 19 के बाद की महंगाई की जो बात है उसी पे तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो आपने आरोप सीधा मीडिया पे फेंक दिया कि मीडिया मैं यही कह रहा हूं दिखाता नहीं है। सर आपने सर आप अलग हुए एनडीए से किसानों के मुद्दे पे हमने दिखाया, मैंने उसका जवाब देने का काम किया है। महिपाल जी वक्त मेरे पास इतना ही है। हमने कब मना किया है महिपाल जी? वक्त इतना ही है मेरे पास। महिपाल जी, पंकज जी, अवधेश जी और आरसी चौधरी जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। पहली बार वोट देना बहुत ही वो था, कोरोना था बट फिर भी एक एक्साइटमेंट होता है कि पहली बार वोट दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा था।